हम आज बीएससी थर्ड ईयर की सेकेंड यूनिट जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रम नीति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम इसमें देखेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होते हैं, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की खोज किसने करी है, ठीक है, और इसकी गुणों को देखेंगे। तो 1864 में मैक्सवेल जो है, इन्होंने बताया कि उच्च आवृत्ति की जो एसी विद्युत धारा में तरंग के में ऊर्जा विकृत करने की क्षमता होती है, और ये जो तरंगे होती हैं ये प्रकाश की गति से चलती हैं। और मैक्सवेल ने इन चुंबकों को विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा था। यानी इनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो चुंबकीय होती हैं ये प्रकाश की गति से चलती हैं। ये विकिरण जो होती हैं ये प्रकाश की गति से चलती हैं, यानी इनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है। है ना, ये हम इसकी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। फिर हम ये बता सकते हैं कि ये जो इसमें दो क्षेत्र होते हैं, एक होता है विद्युत क्षेत्र और एक होता है मैग्नेटिक क्षेत्र, है ना। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि एक इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है इन विकिरण में। और ये दोनों ही कंपोनेंट जो क्षेत्र होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर होते हैं। यानी इसमें अगर हम देखें तो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है। और तीसरी अगर हम देखें तो ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के दोनों क्षेत्र एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से लंबवत होते हैं, ठीक है। यानी अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं तो एक ऐसा जाएगा और एक ऐसा, इस तरीके से। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। सपोज ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इस तरीके से दोनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत होते हैं। और इन तरंगों के लिए, है ना, तरंगों के लिए संचरण के लिए, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे माध्यम की आवश्यकता है ना, जैसे कुछ तरंगे होती हैं वो वायु में प्रोपोगेट करती है, संचरण करती है, जल में करती है, कांच में करती है, तो इनके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और इन तरंगों के साथ ऊर्जा संलग्न होती है, और ये जो ऊर्जा होती है तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, इसलिए इन्हें ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं और ये विद्युत चुंबकीय ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो आप इसको भी प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं कि ये जो होती है इन तरंगों के साथ ऊर्जा संलग्न होती है, ये इसकी प्रॉपर्टी में आ जाता है। इन तरंगों के साथ ऊर्जा संलग्न होती है जो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, जो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। इसलिए इन्हें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ये था विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है, इनकी खोज किसने करी है, और इनकी क्या गुण है इन विद्युत चुंबकीय विकिरणों के। और हम ये भी बता सकते हैं कि जो है इनके नाम पर इनका नाम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसने दिया है, तो ये मैक्सवेल ने दिया है। अब हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत
चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को अगर हम दिखाएं तो क्योंकि से अगर तरंग है तो तरंग की अपनी आवृत्ति होगी, उनकी अपनी तरंगदैर्ध्य होगी, ठीक है, उनकी अपनी ऊर्जा होगी। तो इन विकिरणों को उनकी आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य के आधार पर वितरित करना या बांटना, ये कहलाता है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन दें तो तरंगों को या विकिरणों को उनकी आवृत्ति व तरंगदैर्ध्य के आधार पर बांटना या वितरित करना, जिससे हमको क्या मिलती है, बांटना, ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब क्या होगा, जब हम इन विकिरणों को उनकी आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य के आधार पर बांटते हैं तो कुछ पट्टियां बन जाती हैं और इन्हें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है जी, अब इनके क्षेत्र देखते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के क्षेत्र, ठीक है, तो हम क्षेत्र की बात करें तो हमें सबसे पहले एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी और वो ट्रिक है राम लहर गांव के राजा अहमद को परी के दर्शन हुए। ये ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इसे जो स्पेक्ट्रम का क्षेत्र है कई बच्चे याद नहीं कर पाते, तो इस ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। राम लहर गांव के राजा अहमद को परी के दर्शन हुए। तो अब हम देखेंगे कि जो ये जो है ट्रिक किस तरीके से इसको इलेबोरेट करके हम याद करेंगे। तो सबसे पहले है राम, ठीक है, तो राम से हमको मिलते हैं दो शब्द। राम है र से बना है रेडियो तरंग, रेडियो तरंग, ठीक है, और म से है मार्कोनी। अब मार्कोनी क्या है, ये मार्कोनी कोई वेव या तरंग का नाम नहीं है, ये रेडियो तरंग की खोज करता है जिन्होंने इस रेडियो तरंग की खोज करी है। ठीक है, तो मार्कोनी जो है वो इसके खोज करता है और रेडियो तरंग है। ठीक है, अब इसका हम उपयोग देखें तो इसका जो उपयोग होता है वो टेलीविजन में, रेडियो में के संचरण के लिए जिस वेव्स का उपयोग होता है या जिस वेव के द्वारा संचरित होती है वो रेडियो वेव्स है। ठीक है, अब हम दूसरी उसकी बात करेंगे तो दूसरा है लहर। दूसरा शब्द है हमारे पास लहर। तो लहर जो है इसमें भी फर्दर हमारे पास दो शब्द आते हैं, ल और हर। तो हर से तो है हर्ट्ज, इसके खोज करता, और ल से है लघु तरंग, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोवेव। ये जो माइक्रोवेव होते हैं इनका जो यूज है, जैसे माइक्रो कुकिंग में माइक्रोवेव जो होता है उसमें जो रेडिएशन होती है, जिस रेडिएशन का उपयोग किया जाता है वो माइक्रोवेव होती है, कुकिंग में इसका उपयोग होता है ना। इसके बाद है गांव, राम लहर गांव। तो गांव में भी हमारे पास दो आते हैं, ग से होता है गामा किरणें या गामा तरंग, और व से आता है वैकुरल, वैकुरल। और इसके साथ एक और जिन्होंने इसकी खोज की थी, इनके साथ अध्ययन किया था, क्यूरी। तो वैकुरल एंड क्यूरी ने इस तरंग को बताया था। तो ग से गामा तरंग और वा से वैकुरल व क्यूरी। इसका जो उपयोग देखें तो जो यूज है वो कहाँ पर होता है इन गामा किरणों का, इनका भी रेडियो में, टेलीविजन में और टेलीफोन वगैरह में, है ना, वहां पर इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसके बाद है रामनहर गांव के राजा, है ना, कि एक राजा, तो एक से बना है एक्सरे और
राजा से बना है रॉन्जन। रॉन्जन इसकी खोज करता है एक्सरे किरणों के, और एक्सरे का तो आपको यूज पता है कि जो चिकित्सा के क्षेत्र में है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसका उपयोग होता है, एवं औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसका उपयोग करते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग है इन एक्स किरणों का। उसके बाद हम देते हैं अहमद में, तो हम देखते हैं अहमद को दो शब्दों में लेते हैं, अ और ह से। तो अ से देखते हैं हम अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें तरंगे, और ह से है हर्षल, हर्षल इसके खोज करता है। ठीक है, अब आते हैं मद। तो मद में म से है, मद में द से देखते, पहले हम द को लेंगे फिर म को। तो जो द है, द से दीर्घ किरण है ना, और इसको बोलते हैं माँ से मार्कोनी। इसकी जो खोज की थी वो मार्कोनी ने की थी। और द से दीर्घ किरणें, इसका जो यूज देखें अगर हम, तो जो यूज है वो टीवी में, रेडियो में इनका यूज होता है। ठीक है, फिर परी, तो परी में हम देखते हैं प से आ जाता है पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, और री से आ जाता है रिटर। तो रिटर जो थे इनके खोज करता थे। ठीक है, और ये जो यूज होता है इस पराबैंगनी किरणों का, तो सिकाई करने के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए, ये सिकाई के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए, और बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग होता है। फिर हमारे पास लास्ट दर्शन। तो दर्शन से हम देखते हैं दृश्य किरणें, है ना, दृश्य किरणें। और इसकी जो दर्शन में दो शब्द हम देखेंगे, दर्श और न। तो दर्श से दृश्य किरणें और न से न्यूटन, इसकी खोज करता है न्यूटन ना। तो दृश्य किरणों का तो अब यूज अपन हम देखते हैं कि हमारी जो आंखें दृश्य किरणों को देखती हैं, है ना। तो इस तरीके से ये जो स्पेक्ट्रम है इसको पूरी तरीके से बताया गया है, और आप इन ट्रिक के द्वारा बता सकते हैं कि स्पेक्ट्रम में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण देखें, तो सबसे पहले हम देखते हैं तरंग दैर्ध्य, है ना। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो वेव है ना, इसी एक डायग्राम से आपको पूरी डेफिनेशन और इनकी प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। ये तरंगे जो है वो इस तरीके से हैं, इस तरीके से प्रोपोगेट करती हैं। ठीक है, ये जो सबसे ऊपर का पॉइंट है ये कहलाता है श्रृंग, और जो सबसे नीचे का ये जो पॉइंट है ये कहलाता है गर्दन। ठीक है, और इन दो श्रृंग के बीच की दूरी, और दो इस तरीके से अगर हम इसको आगे बनाएं तो ये, ठीक है, ये दो गर्त के बीच की दूरी और दो श्रृंग के बीच की दूरी। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य को अगर हम डिफाइन करना चाहें, तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, किसी तरंग में दो क्रमागत श्रृंग के बीच की दूरी या दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी। इंग्लिश में बोलते हैं कि श्रृंग को बोलते हैं क्रेस्ट और गर्त को बोलते हैं ट्रफ। तो दो क्रमागत क्रेस्ट या दो क्रमागत ट्रफ, यानी दो क्रमागत श्रृंग के बीच की दूरी, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, या फिर ये डिस्टेंस, इनको कहा जाता है, इनके बीच की दूरी जो होती है उसको कहा जाता है तरंग दैर्ध्य। और तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है इसकी एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर या फिर मीटर।
ठीक है, इसमें हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम आते हैं दूसरा, तरंग संख्या। हमारे पास दूसरी है तरंग संख्या। तो तरंग संख्या क्या होती है? तो तरंग संख्या को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो तरंग संख्या जो होती है वो तरंग दैर्ध्य का जस्ट अपोजिट होती है ना। अगर हम बताएं तो ये तरंग संख्या जो है ये तरंग दैर्ध्य का अपोजिट होती है, यानी व्युत्क्रम कह सकते हैं। तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं, यानी 1/λ जो होती है ये कहलाएगी इसकी यूनिट। और इसको जो है म्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये कहलाता है म्यू बार। ठीक है, इसको सॉरी न्यू बार कहते हैं, न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या है? तो आवृत्ति जो होती है ये आप देख रहे हो 1 सेकेंड में ये जितने साइकिल या जितने दोलन कंप्लीट करती है, 1 सेकेंड में तरंग के द्वारा जितने दोलन या जितनी प्रति सेकंड तरंगों की जो संख्या होती है उसे ही हम उसकी आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति जो होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ये है म्यू। ठीक है, ये म्यू है और ये न्यू था। हाँ, तरंग संख्या को न्यू से कहते हैं। और वेग जो होता है, वेव होता है तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति का जो गुणनफल होता है वो कहलाता है वेव। ठीक है, अब हम आगे का जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि हमारे पास अब जो है ये प्रॉपर्टी वगैरह हमने जो आपको बताई थी कि इसके गुण ये खत्म हुए। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आवृत्ति, वेग व तरंग संख्या में संबंध और इनकी कणिका